बस 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 4:43 हो रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो 4:43 के बाद से। ठीक है, 4:43, 4:45 समझ लो। कितना टाइम हो गया आज? 15 मिनट। कोई बात नहीं। हाँ नहीं, 5:30 तक ही रखेंगे टाइम तो। हाँ बताओ, 12.5 हो गया था ना कल? यस सर, 12.6। 12.6 बताना ज़रा क्या? A wire of given material having length अ वायर of given material having length L. अच्छा, लेंथ है L वायर की, Area of cross section R has a resistance of 4 ohm. उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। What would be the resistance of another wire of the same material having length L equal to L upon 2 and area of cross section is 2 ampere. सर एक और बात बताएंगे? एक सेकंड, आराम आराम से बताओ। सर दूसरी वायर देखो सुनो सुनो सुनो, L upon 2 है। रो का मतलब होता है मटेरियल, है ना? कि अभी देखो, आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको रजिस्टिविटी एक्सप्लेन नहीं की है अभी तक, और रजिस्टिविटी मैं आपको सबसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि रजिस्टिविटी की नॉलेज ज़रूरी है ही नहीं आपको क्वेश्चन समझने में और उसको करने में और एक्सप्लेन करने में। आप जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो रजिस्टिविटी आप खुद से बता दोगे कि होती क्या है। बताओ। क्वेश्चन है a wire of given material having length L. देखो पहली जो ये लाइन है ना, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, देखो इस लेंथ L, एक वायर है, ये रही वो वायर, उसका कुछ मटेरियल है ना? मटेरियल से मतलब रो। फिलहाल आप इतना समझो, मटेरियल मीन्स रो। दूसरा मटेरियल कोई होगा, उसका रो बदल जाएगा। तीसरा मटेरियल होगा, उसका भी रो बदल जाएगा, मीन्स रजिस्टिविटी बदल जाएगी। रो मीन्स रजिस्टिविटी। अब वायर है, उसका वायर है किसी मटेरियल का, इसका मतलब आप रो लिख दो उसकी रजिस्टिविटी को फिलहाल, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, गिवन नहीं है, तो आप रो कंसिडर करके चलोगे। फिर कह रहे हैं कि उस वायर का, इस रजिस्टिविटी का लेंथ है L वायर की, तो L लिख दिया आपने। इसका रेजिस्टेंस बता रहे हो आप 4 ओम है। फिर अगली स्टेटमेंट पढ़ो। सर एरिया भी दे रहा है क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है? A. ए ही गिवन है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट लाइन है what would be the resistance of another wire of the same material having L upon 2. सुनो सुनो, टूट टूट करके पढ़ो। अब रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? उसी मटेरियल वाली वायर का जिसकी लेंथ यानी कि L लेंथ की आधी है, यस सर, और एरिया कितना है? 2 है। एरिया 2 है। देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं आपको सीक्वेंस वाइज। अब आप कहना क्या चाह रहे हो कि कोई वायर है जिसका रेजिस्टिविटी रो है, उसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई दूसरी वायर है, उसी मटेरियल की है, बट उसकी लेंथ पहली वाली वायर की आधी है, तो इसको हम L डैश कह देंगे। उसका एरिया पहले वाले एरिया का कितना है? 2A. 2 टाइम्स है, मीन्स 2A हो गया A डैश। तो रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है। इस सिंपल से क्वेश्चन को वैसे आप कर सकते हो, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। देवांश कर सकते हो इस क्वेश्चन को? कैसे करोगे ये बता दो मुझे। करो।
निकालोगे कैसे, इतना बता दो मुझे बस सर देवांश। देखो पहले तो इसमें R वाला फॉर्मूला लाएंगे, R इज इक्वल टू आपके पास अब तक इतने फॉर्मूले आए हैं, इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला लगाओगे। फिर क्या निकालोगे इसमें से? सर इसमें से R की वैल्यू कर देंगे, R की वैल्यू कर देंगे जो रेजिस्टिविटी दे रखी है, फिर उसको दूसरी साइड पुट करेंगे हम, अच्छा फिर आंसर आ जाएगा। अच्छा, हाँ निकाल के बताओ कितना आंसर आया। दूसरी वायर आई R इज इक्वल टू ये L अपॉन 4, तो इसकी वैल्यू थी 4, 1/4 है इसकी, इधर L अपॉन 4 है सर। इसकी रेजिस्टेंस कितनी आई? साइंस नहीं पढ़ते घर पे जाके? फिर अभी तक रेजिस्टेंस की यूनिट नहीं पता, पहचान में आई? नहीं वो जो ये साइंस है वो रो, रो रो ऊपर वाला है, ओम नीचे वाला है। पता नहीं, तो ये कह रहे हैं रो L अपॉन में 4 है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। अब उसको पुट करेंगे इसमें। देवांश कहाँ अटक रहे हो? देख लो मैं करा देता हूँ, इतना टाइम मत लगाओ। हमें फॉर्मूला पता है कि R इज इक्वल्स टू है रो L अपॉन A, है ना? अच्छा R की वैल्यू 4 है, रो L अपॉन A की कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, एज इट इज़ पता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई यहाँ से। इसमें हम क्या पुट करेंगे? R डैश रो डैश L डैश अपॉन A डैश। लेकिन इस केस में कहा है कि रो उतना ही है जितना पिछली वाली वायर का है, बट L डैश और A डैश बदल गई हैं। तो R डैश बराबर रो L अपॉन 2 अपॉन में 2A। बात समझ में आती है इतनी? अच्छा अब देखो इसको ऐसे लिख देते हैं 1/4 इंटू रो L अपॉन A, लिख सकते हैं ऐसे। तो रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी है? 4। तो 1/4 इंटू 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, यानी R डैश कितना हो गया? 1। R डैश इज इक्वल्स टू 1 ओहम। आई बात समझ? इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। रियांशु आगे बात समझ? क्लियर है? R डैश ही पूछा था। अब ये तो था इनका क्वेश्चन एनसीईआरटी का, अब मेरे क्वेश्चन भी तो सुन लो आप लोग। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बेसिक सा था, सिंपल सा था। ये तो एनसीईआरटी ने खुद दे रखा है एग्जाम्पल, लेकिन आपने प्रैक्टिस कहाँ करी इसकी? प्रैक्टिस अब करोगे कि अगर सेम मटेरियल है, L डैश हो जाए 3/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल L, A डैश हो जाए 1/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल A, तो R डैश बताओ कितना है? वो वाली फर्स्ट इक्वेशन तो ये नहीं करवाती। डाउट क्या है उसमें? मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये बीच वाले को हटा के ये दो दे रखी है ना आपने। हाँ ये भाई, ये आप क्वेश्चन A मान लो, है ना? ये मान लो 12.5 का A पार्ट है। हाँ ठीक है, इसको करेक्ट कर लो। 12.6 का A पार्ट है। A पार्ट तो ये था, ये दोनों। अब ये B पार्ट है। मोर प्रिसाइजली कहें तो 12.6 में ये केस दे रखा था, उसका A पार्ट ये था।
मैं कह रहा हूँ बी पार्ट ये है, इसको करोगे तो फिर मैं आपको सी पार्ट भी दूंगा और डी पार्ट भी दूंगा। जल्दी करो, शाबाश। इसको 10 की टर्म्स में दो। करो अटेम्प्ट, इसको दिमाग लगाओ, एग्जाम्पल ये है। इस छोटे से क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सर वहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी। कहाँ पे? वो नहीं सिंपल मल्टीप्लाई की। सर आर्डर से चेक करते हैं। एक आंसर आ गया है 18 ओम। और किसी का आ रहा है आंसर कोई? ये ए है। पूछ रहा हूँ मैं बाकी तीनों से, और किसी का आंसर आया है क्या कोई? अभी नहीं आया। अब देख लो ध्यान से। आर डैश क्या होगा हमारा? रो डैश एल डैश अपॉन ए डैश। अच्छा, अब रो हमारा यहाँ पर रो डैश रो ही है। एल डैश कितना गिवन है? 3/2 ऑफ एल। और ए डैश कितना गिवन है? a/3। अच्छा, 3 ऊपर चला गया। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं 9 इंटू रो l/a। इसकी वैल्यू हमें 4 गिवन है। सर 9/2 नहीं आएगा। 2 कहाँ है? हाँ, 9/2। ठीक है, 4 गिवन है। 4 इंटू 2, 2 से 2 कट गया और ये आ गया 18 ओम। आर डैश की वैल्यू इस केस में। एक एग्जाम्पल होने के बाद भी आप इसमें अटक रहे हो, बाकी के तीनों, तो बहुत गलत बात है। अब अगला एग्जाम्पल देखो। सर हमें अभी भी दोनों नहीं समझ आ रहा। थोड़ा दिमाग पे जोर ही नहीं डालते हो आप, सच कह रहा हूँ मैं आपको। जब से सोच ही रहे हैं इसको, और क्या करें। आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो इसका मतलब, क्योंकि एक चीज़ आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना प्रियांशु, तो आपको बाकी सारी चीज़ें ना वैसी सी दिखने लग जाएंगी कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। किसी एक चीज़ को पकड़ लो आप। आज अगर आप इसको सीख रहे हो और दिमाग में इसको डाल रहे हो, तो आपको सेम इसी तरह से है ना 11th क्लास की फिजिक्स में बार बार मिलेगा। यहाँ इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। तो अगले साल आपकी 11th क्लास की फिजिक्स आपको बहुत आसान पड़ेगी। मैथमेटिक्स लोगे आप अगले साल, तो मैथमेटिक्स आसान पड़ेगी। ये मैथमेटिक्स ही तो है, हम कर क्या रहे हैं इसमें? फिजिक्स कहाँ है इसमें? आपको वैल्यूज़ गिवन है, वेरिएबल्स गिवन है आपको। ये एक इक्वेशन है, उसमें आपको वेरिएबल्स के सिंबल दे रखे थे, आपने ये इक्वेशन बना ली। उसके बाद दूसरी कोई इक्वेशन दे रखी है जिसमें ये कहा है कि ये वाला वेरिएबल पहले वेरिएबल का आधा है, ये वाला वेरिएबल पहले वेरिएबल का डबल है, तो इस वेरिएबल का बताओ क्या होगा। बाकी सब कुछ सेम है। ये वेरिएबल आपने निकाल दिया कि ये वाला वेरिएबल पहले वाले वेरिएबल का 1/4 टाइम्स है। सेम इसी तरह से मैंने कह दिया यहाँ पर कि ये वाला वेरिएबल सेम वही है वैल्यू वाला, ये वाला वेरिएबल 3/2 टाइम्स है पिछले का, ये वाला 1/3 टाइम्स है। इस वेरिएबल की वैल्यू बताओ। तो इसमें आप ये इन तीनों को ही तो वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पर, इसको अलग कर रहे हो यहाँ पर, और रो l/a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर रहे हो 4, क्योंकि पिछली वाले इक्वेशन से हमने निकाल रखा है। सर एक और दे दो।
अब आपको सेम, अभी तो रो ही सेम चल रहा है, आप सोच सकते हो इसमें डाइवर्सिटी कितनी बन सकती है क्वेश्चन में। 4 वेरिएबल है इसमें, रो एल ए और आर, रो एल ए और आर। आपको रो एल ए तीनों भी अलग अलग मिल सकते हैं, तो रेजिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ रो एक चल रहा है, एल और आर ही बदल रहे हैं, एल और ए ही बदल रहे हैं। अब रो सेम है, एल डैश मैं कह रहा हूँ, अब इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एल, और ए डैश है ए का आधा, पहले वाले ए का आधा। अब बताओ इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सर ये पहले वाला ये कौन सा है? दो हैं, वो ये था। ये सी पार्ट है इस इनिशियल क्वेश्चन का। क्वेश्चन है ये कि एक वायर है, उसका रेजिस्टिविटी रो है, उसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो आपको ये बताना है कि रो अगर ये है और एल और ए में ये चेंजेस करते हैं तो आर रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस होंगे। उसके बाद एल और एल में ये चेंजेस हैं तो आर में क्या चेंजेस होंगे। एल में ये चेंजेस हैं एल और ए में, तो आर में क्या चेंजेस होंगे। इसमें 4 ओम है। 4 आएगा सर। पक्का। अब 2 बच्चों के आंसर हैं, देवांश और हर्ष। कपिल आपका। सर मुझे ये यहाँ पे तो भाई ये 2 जो है ना ये इधर मल्टीप्लाई। अब पूरे एक बात बताओ, पूरे लेक्चर में एक यही क्वेश्चन करवाओगे क्या बस। इतनी जरा सी बात को आप दिमाग पे जोर डालते हैं ना तो 1 मिनट में समझ जाते हैं। ये 21 कैसे है? आर डैश का आर का फॉर्मूला क्या है प्रियांशु। रो डैश एल डैश बाई ए तो है। मैं कह दूं आर है बराबर रो एल बाई ए, यही तो होता है। मैं आपसे कह दूं कोई दूसरा आर है, आर डैश ही तो बोलूंगा उसको। कोई दूसरा रो है, रो डैश ही तो बोलूंगा। एल डैश और ए डैश ही तो बोलूंगा मैं। या फिर इसको 1 1 मान लो ना, R1 रो 1 L1 A1, R2 रो 2 L2 A2, यही तो होगा फॉर्मूला। अब हमें ये फॉर्मूला पता है तो आर डैश कितना हो जाएगा हमारा, रो ही है इस केस में, एल है हमारा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ए हमारा हाँ ए का आधा, तो ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 4 रो एल बाय ए। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 16 ओहम हो जाएगा। अब इसका देखो ज़रा ध्यान से, पहले वाली लेंथ थी L, अब लेंथ कर दी डबल। पहले का रेजिस्टेंस R था 4 और इसका रेजिस्टेंस 16 हो गया, क्योंकि एरिया भी आधा हो गया। वो हम ना इसको 2 के साथ हमने यहाँ तक हो गया, हमारे यहाँ तक हो गया था, पर हमने पी को वापस 4 ले लिया था, इसलिए गलत आ रहा था। P नहीं है, रो है। रो को सही वापस। RH रो मीन्स रेजिस्टिविटी। वो हम 2 को A के साथ ही ले लेंगे। अब आगे बात समझ। यस सर। देवांश आपका कितना आया था। हमारा 4 आया था। 4 कैसे आया था। हमारा 4.2 निकला। हम्म 4.2 निकला। ये वाला अपॉन में 2 नहीं किया ऊपर। कपिल आपका। अभी सर हम करके देख रहे हैं। अब ये वाला केस दे दूं लास्ट। यस सर। अब है L1 हमारी कोई वैल्यू 3L और A1 हमारी कोई वैल्यू A/9, सॉरी A/3 कर लो, तो R1 बताओ क्या होगा। मैं बता दूं 36। सॉल्व करके बताओ। 32। एक बार क्वेश्चन दोबारा से बोलना है, ये वैल्यू तो पता है, हमें कोई चेंज तो नहीं जैसे क्वेश्चन सुन लो दोबारा ध्यान से। एक वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी रो है, उसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है।
उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब एक कोई दूसरी वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी सेम है उस वायर की, लेकिन कपिल यस सर, क्वेश्चन पूछा है ना आपने, क्या है? यस सर, सुन भी रहा था, लिख भी रहा था सर। उसकी रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ 3 टाइम्स है पहले वाली वायर की, एरिया 1/3 टाइम्स है पहले वाले का। इसका रेजिस्टेंस बताओ अब इस वायर का। सर 36 ओम। आगे बात समझ। आपने एक बार भी ध्यान नहीं दिया है क्या कि मैं इसको पी के तरह से नहीं बना रहा, इसको रो बना रहा हूं। ये है, ये इसको बनाना सीखो आप। सर आ गया, सर हमारा देखना सर आ गया। बताइए। कहाँ है ये? रो तो नहीं है, 9 बना रहे हो आप तो इसको। ये तो पी भी नहीं है, ये 9 बना रहे हो आप इसको। ये 9 थोड़ी ना है। अच्छा, हाँ सही बन रहा है, हाँ सही बन रहा है, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। आप रो तो बनाना सीख गए आज की क्लास में। सर आगे इसका हमारा ये डेंसिटी का भी सिंबल है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ तो बनाना पड़ेगा, ये ग्रीक लेटर्स हैं, सिंबल्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हाँ गुड। अल्फा बनाना जरा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये बनाना जरा। लैम्डा, म्यू, न्यू, पाई बनाते हो? पाई, ये भी ग्रीक अल्फाबेट है। सारे बन गए हमारे। शाबाश। बस एक जीरो बना। बी कहाँ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं तो ये सब बना दोगे आप, है ना? लेकिन रो को वापस से पी बना दोगे। सर बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या आया? 36। ऐसे ही तो आया होगा। रो 1 L1 अपॉन A1, ये रो L 3 टाइम्स है, 9 into 4 लगा दो डायरेक्ट। और एरिया A/3 है, सो 9 बाहर। रो L अपॉन A इज इक्वल टू 9 into 4 इज इक्वल टू 36 ओहम। यस सर, ये हो गया हमारा R1। यस सर, बात आ रही है समझ? यस सर, कपिल हाँ हो गया ये? हाँ अब क्वेश्चन बोले मैं। हो जाएगा ये? यस सर। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। On what factor does the resistance of a conductor depend? एग्जांपल नहीं नहीं ग्लूकोज पेज नंबर सॉरी दो सुना ब्लू में क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 209। पेज नंबर 209। 209। वो क्वेश्चन ये है कि फैक्टर्स बताओ जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना? अच्छा, अभी आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, कंडक्टर डिपेंड। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? सर ये किलो पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल। सुनो अब ध्यान, एक चीज सुन लो ध्यान से। ये चीज है ना, सेम आपको हर इक्वेशन के लिए मिल जाएगी। कोई इक्वेशन मिलेगी आपको, V इज इक्वल टू आई आर, एक इक्वेशन है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू आर। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? I और R पे। अच्छा, Q इज इक्वल टू आई टी, Q किस किस पे डिपेंड कर रहा है? I पे और T पे। ये फैक्टर्स बोलते हैं इसको। अब जैसे R है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? रो और लेंथ और एरिया। एरिया। ठीक है, 3 तो ये हो गए, शाबाश। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है? On what factor does the resistance of a
ठीक है, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स। देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन, और तसल्ली से साथ ही साथ लिख भी लो। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स। पहला क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड, एरिया ऑफ कंडक्टर। थर्ड, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। और रेजिस्टिविटी तो बतानी है। पूछ रहे किस चीज? ये रो होता क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है, बट ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है और इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, मैंगनीज का निकाला था टेबल देख करके। अभी तक आपने आई थिंक टेबल को ध्यान से देखा ही नहीं है। देखना जरा ध्यान से, टेबल 12.2 को ध्यान से देखो सबसे पहले आप। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ सब सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो गया। ठीक है, अभी बताता हूँ। फोर्थ पॉइंट यही है इसका वैसे। टेम्परेचर पे चेंज होता है। बिल्कुल, उसका अलग से फॉर्मूला होता है। आप ये बताओ मैंगनीज का कितना है? 1.84 into 10 की पावर -6। ये निकाला था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड क्या होगा? मटेरियल लिख देते हैं, मटेरियल और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इस पर भी तो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। फोर्थ है हमारा टेम्परेचर। These are the following factors on which resistance of a conductor depends. बात आई समझ? लिख देता हूं पूरा। सिंपल है, याद भी हो गया। बताना जरा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर। मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी रो। रो यानी रो। अच्छा, टेम्परेचर पे भी। ठीक है, ठीक है, बात आती है समझ, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताना क्या है? Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of same material when connected to the same source? Why? अच्छा, पहले तो पूछ रहा है किस में करंट ज़्यादा फ्लो होगा और फिर पूछ रहा है वाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 209 का। अच्छा, ठीक है। आपने मास्क को बताना आप क्वेश्चन जरा दोबारा ध्यान से। Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? देखो, एक तो कहा है थिक वायर है, ये बार बार बता दो। एकदम बड़ा हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है। बड़ा हो गया, ऐसे होता है। छोटा हो गया। फेस को रीड करता है। एक है थिक वायर, एक है थिन वायर। इन्होंने कहा है सेम मटेरियल। अच्छा, और क्या कहा है? When connected to the same source, सेम सोर्स का मतलब यानी या तो एक ही बल्ब, एक ही फैन। सेम सोर्स का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अच्छा, देखो, थिक वायर का मतलब एरिया ज़्यादा होगा,
थिन वायर का मतलब एरिया कम होगा, सेम मटेरियल मतलब रजिस्टिविटी सेम है। क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आर हमारे पास पता है हमें, रो एल बाई ए होता है। अच्छा, यहाँ पे थिक और थिन वायर की ही बात हो रही है, लेंथ की बात नहीं हो रही, और सेम मटेरियल की बात हो रही है। इसका मतलब ये सेम है, रो की तो कोई यहाँ पे जिक्र ही, इसका वी का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, लेंथ का भी कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब आर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन ए, ये कहना चाह रहा है ये। जिसकी बात होती है ना उसी पे ही डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में थिक और थिन वायर का ही जिक्र है बस। इसका मतलब ए पर ही डिपेंड करेगा। थिक वायर और थिन वायर में तो ए का ही फर्क है बस। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, ए ज़्यादा होगा तो आर कम होगा, ए कम होगा तो आर ज़्यादा होगा। अच्छा, इसका मतलब इसका आर कैसा है, कम है, इसका आर कैसा है, ज़्यादा है। अच्छा, तो पहली स्टेटमेंट तो आप ये बनाओगे कि थिक वायर हैव मोर रेजिस्टेंस एंड थिन वायर टोक भी नहीं रहा है कोई, लेस रेजिस्टेंस एंड थिन वायर हैव मोर रेजिस्टेंस। फिर उन्होंने करंट का पूछा है ना कि करंट किस में फ्लो करेगा। करंट को देखने के लिए हमें V इज इक्वल टू आई आर चेक करना पड़ेगा। अब V सेम सोर्स है, क्या मैंने आपको बताया था जब इन तीनों में से कोई एक कांस्टेंट हो तो I और R डिपेंड कर जाएंगे इन्वर्सली। अच्छा, या R इन्वर्सली भी कर सकते हैं, I के ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम इसको ले लेते हैं। अब ज़रा ध्यान देना, R ज़्यादा होगा तो I कम होगा ना। इसका मतलब R जहाँ ज़्यादा है वहाँ I कम है, और जहाँ R कम है वहाँ I ज़्यादा है। थिक वायर हैव लेस रेजिस्टेंस एंड थिन वायर हैव मोर रेजिस्टेंस। सेकंड पॉइंट, current will be more in thick wire. Current will flow more in thick wire. In thick wire, and current will flow लेस इन थिन वायर। इसको लिख लो। अब आती है बात समझ, याद हो गया? 4 ही लाइन है बस। वाई भी पूछा है, ये वाई ही चल रहा था। करंट वाला वाई था। इसका आंसर यही है, एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर यही है। इसमें कोई वेरिएशन नहीं करा रहा मैं अपनी तरफ से। ये जो क्वेश्चन है उस पूरे का आंसर ये है। ऊपर जो समझाया है वो ही स्टेटमेंट में है। नहीं आई बात समझ? कपिल आपको आ गया? आपकी गाइड में से चेक करना क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला पॉइंट वो है वायर
और इसमें बस एक और लाइन जोड़ रखी है, इट इज बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऊपर फॉर्मूला में आ गया। बस ये ठीक है, आप भी लिख लीजिए यहाँ पर, आपको कंप्लीटनेस फील होगी। आपके वाई का आंसर है इस क्वेश्चन में, बिकॉज ऐसा 2 पॉइंट्स हैं, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इसको भी लिख लो स्टेटमेंट में। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी एरिया ऑफ द कंडक्टर। प्रियांशु आगे बात समझ? दिवांश, कपिल, क्लियर ही आपको? अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो क्वेश्चन नंबर 3 को अपने आप से समझ गया है? क्योंकि आप लोगों को तो मैं बता चुका हूं। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रीड करना। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर रीड करो 3। Let the resistance of an electric component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decrease to half of its former value. What change will occur in the current through it? बताओ क्या करंट चेंज होगा? R तो कांस्टेंट है। अच्छा, और जो वो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V है वो हाफ है यानी V/2। हाँ तो करंट क्या चेंज हो गया? करंट R is inverse directly proportional to V। हाँ, R भी हाफ हो गया, आर तो कांस्टेंट है, वो I आई हाफ हो गया। इतना सही क्वेश्चन था ये, क्योंकि ये आप कर चुके हो पहले। मैंने आपको पूरा यहाँ तक कितने सारे एग्जांपल्स कराए थे पिछली बार कि अगर आर कांस्टेंट हो तो क्या चेंज होगा वी आई में, आई कांस्टेंट हो तो, और वी कांस्टेंट हो तो, है ना? इतने सारे चेंजेस बताए थे मैंने आपको। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना? अच्छा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V आर कांस्टेंट है यहाँ पे, सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो गया। अब कोई दूसरी वैल्यू है V1, देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। R कांस्टेंट का मतलब पता है क्या होता है? R सेम रहेगा। हाँ, R सेम रहेगा। देखो इसको इक्वेशन वाइज कैसे करते हैं, प्रियांशु आप समझो, आपके लिए बता रहा हूँ। V इज इक्वल टू आई, R कांस्टेंट है ना, तो हम इसको कह देते हैं ये कांस्टेंट है कुछ K। कांस्टेंट हम वैल्यू नहीं बदलेंगे, कांस्टेंट मतलब R बदलता नहीं है, तो इसको हम R भी रख सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस है V1, तो उस पर करंट की वैल्यू कोई होगी I1, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। हम कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस है कोई V2, उस पर करंट की वैल्यू कोई होगी I2, लेकिन रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये करके? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I1 R अपॉन I2 R, R से R कैंसल। इसका मतलब V1 अपॉन V2 बराबर हो गया I1 अपॉन I2 के।
अब अगर आपको ये गिवन हो कि जो दूसरी वैल्यू है पोटेंशियल की वो पहले वाली की डबल है, V1 की डबल है, तो I2 की दूसरी वैल्यू क्या होगी? वो भी डबल होगी। 2 is equal to I2. वो तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा समझ सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से इसको निकालते कैसे हैं भाई? V1 V1 है, V2 2 टाइम्स ऑफ V1 है, I1 I1 है, तो I2 क्या होगा? V1 से V1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, I2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ I1, I2 हो गया 2 टाइम्स ऑफ I1। बात आई समझ? ये सिंपल सी इक्वेशन ऐसे बनती होती है। ये तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। अब मेरा एग्जाम्पल बताओ। R कांस्टेंट है, V डैश हमारा हुआ है 3 टाइम्स, तो I डैश कितना होगा? वर्बली बता दो। ये तो I dash 3I1 I1 3I1 3I हो जाएगा। V डैश है 10V, I डैश 10V 10I, V डैश है V/2, I डैश I/2। सिंपल है। इसी क्वेश्चन की वेरिएशन ही थी जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में कराई थी। इसमें R कांस्टेंट था, ये केस A मान लो इसको। अब केस B में क्या होगा? अब I कांस्टेंट मानो, I कांस्टेंट है, सो V इज इक्वल्स टू IR वाले फॉर्मूले से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R के। अब आपसे कहा जाता कि सेम इसी पार्ट में जैसे R कांस्टेंट था और V डैश डबल हुआ है, तो I की क्या वैल्यू होगी? आपसे कहा जा रहा है I कांस्टेंट है और V डैश डबल हुआ है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2R। V डैश 9 टाइम्स हुआ है, तो रेजिस्टेंस 9R। V डैश 50 टाइम्स हुआ है, तो रेजिस्टेंस 50R। कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? अच्छा, सेम इसी में केस नंबर C। अब कर दिया कांस्टेंट क्या? V कांस्टेंट कर दिया। तो R is direct inversely proportional। हाँ, अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि V इज इक्वल्स टू IR में V कांस्टेंट है ना, तो अब क्या हो गया? I R नीचे चला गया, R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब अगर I डैश जो है वो I का 2 टाइम्स कर दिया, तो R डैश क्या हो जाएगा? हाफ नहीं, हाँ हाफ अब इन्वर्सली का मतलब है कि अगर एक डबल किया है ना तो दूसरा आधा हो जाएगा। एक ट्रिपल किया तो वो 3 गुना बढ़ जाएगा। हाँ, 1/3 हो जाएगा। 1/3 ये 4 टाइम्स किया तो वो 1/4। 1/4 हाँ, ये 9 टाइम्स तो ये 1/9। हाँ, निकाल के देख लेते हैं फॉर्मूला से। V1 इज इक्वल टू I1 R1, यही तो होता है। V2 इज इक्वल टू I2 R2 आपने R2 लिख रखा होगा। R1, यस सर, V2 इज इक्वल टू I2 R2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यस सर, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर सकते हैं 1 से। सर लेकिन V तो कांस्टेंट है, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो V तो आपने 2 हाँ, वी नो V इज कांस्टेंट। कोई एक तरीका थोड़ी है लिखने का। वी नो V इज कांस्टेंट, देयरफॉर इसका सिंबल जानते हो? देयरफॉर का यस सर, एक ऊपर 0 2 नीचे 0, देयरफॉर यस 2 ऊपर 0 1 नीचे 0, so बिकॉज। बिकॉज़ सो देयरफॉर V1 इज इक्वल टू V2। यस सर, अच्छा, तो ये बराबर है। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 I1 R1 अपॉन I2 R2। इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो लिख के भी तो दिखाएंगे। V1 अपॉन V1 इज इक्वल टू I1 R1 अपॉन I2 R2। अच्छा, अब इससे ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कर लो। I1
R1 बराबर I2 R2। क्या निकालना है? I डैश 2 टाइम्स हुआ है, मीन्स I2 टाइम्स हुआ है I1 का। सो I1 यहाँ पर, R1 यहाँ पर, I2 है 2 टाइम्स ऑफ I1, सो R2 बताना है। I से I1 से I1 खत्म, तो R2 हो गया R1/2। सिंपल है। आगे देवांश बात आप समझ। कपिल, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। Why are the coil of electric toaster and electric iron made an alloy rather than a pure metal? क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा रिपीट करो। कपिल आप पढ़ के बताओ। देवांश आप पढ़ के बताओ। Why are coils of electric toasters and electric iron made of an alloy rather than a pure metal? इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन, अच्छा, अलॉय और मेटल, अच्छा, Pure metal, pure metal. प्योर मेटल। अब आप टेबल देखो ज़रा 12.2, उसमें प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी चेक करो और अलॉयज की रेजिस्टिविटी चेक करो। Alloys की तो बस 2 की दे रहा, 3 की दे रहा हूँ। ये तीनों अलॉय के कॉम्बिनेशन याद होने चाहिए, किस किस के बने हैं। Alloy of Cu and Ni की है 49 into 10 की पावर -6। इस अलॉय को बोलते क्या हैं? कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन। और मैंगानीन 44 into 10 की पावर -6। अच्छा, और निक्रोम नाइक्रोम, मैग्नीन, नाइक्रोम 100 into 10 की पावर -6। यानी इसको तो वो भी लिख सकते हैं ना, 10 की पावर -8। नहीं, 100 में प्लस की पावर है, 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। इसका आंसर ये बनेगा बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर देन प्योर मेटल। हायर देन प्योर मेटल। प्योर मेटल। ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट, उसमें फिर बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर देन प्योर मेटल। देखो रेजिस्टिविटी, आप जानते हो आपको जो हीटर होता है, हीटर, रूम हीटर है ना, उसमें भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तभी हीट प्रोड्यूस होती है। रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा ना ज़्यादा तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका बेसिक रीजन तब बताऊंगा जब मैं आपको पावर की इक्वेशन कराऊंगा, हीट की इक्वेशन करवाऊंगा, I²RT। अभी सेकंड आप याद रख लो, पॉइंट सेकंड, कि रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर देन प्योर मेटल। और सेकंड पॉइंट ध्यान रखो कि अलॉय डू नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो जो अलॉय, जो मेटल है वो मेल्ट करने लग जाएगा। लेकिन रेजिस्टिविटी अलॉय की हाइयर है, लेकिन अलॉय की दो प्रॉपर्टी हैं। एक तो अलॉय की ये प्रॉपर्टी है कि रेजिस्टिविटी हाई है, एक अलॉय की दूसरी प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे। ये मेल्ट नहीं होता कभी भी। हाई टेम्परेचर पे, उससे हाई करोगे तो मेल्ट होने लगेगा। मतलब मेटल से हाई, मेटल से भी हाई टेम्परेचर पे, हाँ, मेटल्स के कंपैरिजन में। भाई लिख रहा है। डू नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, ये इसका आंसर हो गया।
आ रही है बात समझ? Yes, sir. पॉइंट ध्यान रहेंगे? Yes. लिख लिया हर्ष? Yes, sir. नो सर। लिख लो Yes, इसको, sir. हार्ट्स। इसमें क्या करेंगे सेम? लिखो इसको। ये फोर्थ है। क्या है सर? हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। 5 का भी डाटा. सर पहले ये दो बात। Use the data in the table 12.2 answer the following. Which among iron and mercury is a better conductor? Iron or मर्करी। मुझे इस एक बात बताओ आप, क्वेश्चन 5 में ये कहा जा रहा है कि आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर कौन सा है? देखो, जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो जिसमें ज़्यादा है वो कंडक्टर कम करंट को पास होने देगा। तो फिर सर आयरन. जिसमें रेजिस्टेंस कम है वो कंडक्टर करंट को ज़्यादा पास होने देगा। रेजिस्टेंस का फिलहाल आप यहाँ पे रेजिस्टिविटी समझ सकते हो। अच्छा, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, आयरन की रेजिस्टिविटी कितनी है? आयरन की है सर 10 into 10 की पावर -8. -8 Yes sir. ओम मीटर। Yes sir. और मरकरी की 94.0 into 10 की पावर -8. 8 Ohm meter. ओम मीटर। किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है? सर मरकरी की. मरकरी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा। Yes sir. क्वेश्चन में क्या पूछा था? हम ज्यादा बेटर कंडक्टर की पूछी थी तो आयरन आंसर. करंट कम फ्लो होगा ना, तो ये बेटर कंडक्टर तो नहीं है जिसमें करंट कम फ्लो हो रहा है, Yes sir. क्योंकि बेटर कंडक्टर की क्या परिभाषा होगी? जिसमें करंट अच्छा फ्लो हो। बेटर कंडक्टर मींस अलाउज करंट, जो करंट को अच्छे से फ्लो होने दे। करंट को कौन अच्छे से फ्लो होने देगा? जिसकी रेजिस्टिविटी कम है। जिसकी रेजिस्टिविटी कम है तो आयरन इज अ बेटर कंडक्टर। देख के बता दिया। ये पार्ट ए था कि आयरन एक बेटर कंडक्टर है। बी पार्ट क्या है इसका? Which is the better conductor? बेस्ट कंडक्टर अब बेस्ट कंडक्टर कौन होगा? सिल्वर, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है. करेक्ट, बेस्ट कंडक्टर वो होगा जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा अलाउ करेगा करंट को। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? सिल्वर. सिल्वर की। तो सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर। याद रखना है 1 नंबर का क्वेश्चन। टेबल अगर 2 रेजिस्टिविटी का सैंपल आपको गिवन हो कि रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की ये है, दूसरे मटेरियल की ये है, इनसे आपको ये बताना है कि उनके अंदर बेटर कंडक्टर कौन सा होगा। ज़रूरी नहीं है कि आयरन और मरकरी ही हो, क्वेश्चन में कोई और मटेरियल भी गिवन हो सकता है आपको, Yes sir. उनकी रेजिस्टिविटी गिवन हो सकती है आपको उनकी रेजिस्टिविटी देख करके कंपैरिजन करके आपको ये बताना है कि बेटर कंडक्टर कौन सा है उनमें से। आ रही बात समझ? सर सिल्वर की वायर भी बनती है. रेजिस्टिविटी तो याद ही नहीं चाहिए. आपने ध्यान से सुना ही नहीं है मैंने क्या कहा है। आपने कहा ना वहाँ पे देखती है टेबल. आपने ध्यान से सुना ही नहीं है मैंने क्या कहा है। हमने सुन लिया. आपने ये कहा ना कि वो टेबल दे आपने गिवन आओ मेरे यहाँ। तो याद नहीं करनी है. क्या नाम है? हाँ,